प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के लिए कहा जाता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व के भारतीय इतिहास को जानने के समकालीन स्रोत कम थे। मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले ये स्रोत कम थे, परंतु उस 6ठी शताब्दी ईसा से प्रारंभ होने वाले इतिहास के स्रोत हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इस दिशा में पर्याप्त कार्य हो रहा है और हम निरंतर हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस कारण यह स्वीकार करना नहीं किया जा सकता कि भारतीय इतिहास रचना की प्रवृत्ति से सदा उदासीन रहे हैं, परंतु तब के प्राचीन भारतीयों ने ऐतिहासिक तथ्यों का क्रम के अनुसार वर्णन नहीं किया, भारतीय इतिहास की रचना करने में असमर्थ रहे। मतलब एक आ जाता है 6ठी शताब्दी तक प्राचीन भारतीय इतिहास के कोई स्रोत उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बाद में पर्याप्त मात्रा में हमें 6ठी शताब्दी से उपलब्ध होने लग गए और बाद में धीरे धीरे इसमें रिसर्च होने लगे, कार्य होने लगा, तो हमारे ज्ञान का वर्धन होने लगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतिहास रचना में हमारी प्रवृत्ति उदासीन थी, परंतु तब के प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों को क्रम के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया और इतिहासकार जो भी हुए इतिहास की रचना करने में असमर्थ है। तो भारत में यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, रोमन इतिहासकार लिबी, तुर्की इतिहासकार अल-बरूनी आदि जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए। प्रोफेसर ए.बी. कीथ ने प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में त्रुटि के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, कोई भी विदेशी आक्रमण इतना गंभीर न था जिससे भारत में राष्ट्रीय भावना की जागृति संभव हो पाती। कोई विद्वान अपने राष्ट्रीय इतिहास को लिखने की प्रेरणा प्राप्त, मतलब ए.बी. कीथ ने क्या 3 कारण बताए हैं। मतलब कोई भी ऐसा गंभीर आक्रमण नहीं हुआ कि जिससे पूरा भारत में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो और कोई विद्वान अपने इतिहास को लिखने के लिए प्रेरणा प्राप्त करे। दूसरा, भाग्यवादिता पर विश्वास करते थे ये भारत के लोग, भौतिक घटनाओं के प्रति उनका रुख अलग ही रहा है। और तीसरा कारण, भारत में ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियों में मतलब ऐतिहासिक जो वास्तविक घटनाएं और कहानियां मतलब कहावत जो भी थी, उन किंवदंतियां मतलब जो मुंह से सुनाई गई बातों में अंतर वो समझते नहीं थे। तो प्रोफेसर कीथ के विचारों में पर्याप्त सत्य था, परंतु एक अन्य कारण इसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीयों ने ऐतिहासिक ज्ञान को विस्तृत ज्ञान का एक अंग माना। उसने धर्म, नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य आदि के साथ सम्मिलित कर लिया। मतलब ऐतिहासिक ज्ञान को क्या किया उसने भारतीयों ने धर्म, नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और साहित्य के साथ मिक्स कर लिया। और इसका कारण यह भी माना जाता है कि भारत में ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में इतिहास की रचना मुसलमानों के आगमन के समय हुई। 11वीं सदी में अल-बरूनी ने ठीक ही कहा है, हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते, घटनाओं के कालक्रम अनुसार वर्णन में बड़ी असावधानी दिखाते हैं। जब उनसे सूचना देने के लिए आग्रह किया जाता है तो वे किंग करते हुए म्यूट हो जाते हैं और जातक कहानियां सुनाने लग जाते हैं। तो अल-बरूनी ने क्या किया, हिंदू घटनाओं में ऐतिहासिक क्रम नहीं है और कालक्रम के अनुसार वर्णन नहीं किया है। जब उन्हें सूचना देने के लिए आग्रह किया जाता है तो वे जातक कहानियां सुनाने लग जाते हैं। इसलिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होते ही प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बहुत बड़ी कठिनाई हुई। एक अन्य दृष्टि से भारतीयों ने गलती की, भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी सभ्यता के गौरव को जानने का कार्य स्वयं भारतीयों को नहीं बल्कि अंग्रेज विद्वानों ने आरंभ किया, जिसके कारण भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न भ्रांतिपूर्ण धारणा हुई। निसंदेह भारतीय विद्वानों ने अनेक प्रयत्नों के कारण इस भ्रांतिपूर्ण धारणाओं को दूर करके प्राचीन भारत के इतिहास को उसका उचित स्थान प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। इस दिशा में निरंतर खोज और शोध का कार्य चल रहा है, परंतु स्वीकार करना पड़ता है कि इस कार्य का प्रारंभ अंग्रेज विद्वानों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया इस कार्य का प्रारंभ? अंग्रेज विद्वानों द्वारा किया गया। मतलब भ्रांतिपूर्ण धारणाएं कि इतिहास ने उसका उचित स्थान को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त की, लेकिन इस दिशा में निरंतर खोज शोध कार्य चल रहा है और परंतु यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस कार्य का प्रारंभ किसने किया? अंग्रेज विद्वानों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का कार्य 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ, जबकि मैक्स फुलर जैसे विद्वानों ने वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद करके भारतीय संस्कृति के गौरव की स्थापना की। सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने भारत के अतीत को खोजने का प्रयास किया। सर विलियम जोन्स ने बंगाल में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। उन्हें भारतीय संस्कृत इतिहास में रुचि हुई। उन्होंने कोलब्रुक और विल्सन जैसे विद्वानों की सहायता से भगवत गीता, हितोपदेश, शकुंतला, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की अंग्रेजों में अनुवाद किया तथा 1784 ईस्वी में बंगाल का एशिया समाज की स्थापना की और एशिया के शोध कार्य नामक पत्रिका प्रारंभ की। तो क्या हुआ 1784 में? बंगाल एशिया समाज की स्थापना की और शोध कार्य नामक पत्रिका प्रारंभ की। ठीक है, उनके इस कार्यों से विभिन्न विद्वानों में भारतीय इतिहास और सभ्यता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो कब प्रारंभ हुआ भारत में इतिहास लेखन का कार्य, जानने का कार्य?
18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करके भारतीय संस्कृति गौरव की स्थापना की। और सर विलियम जोन्स ने विद्वानों ने भारत के अतीत को खोजने का प्रयास किया। और विलियम जोन्स ने क्या किया, बंगाल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति इतिहास में उनकी रुचि थी, तो उन्होंने कोलब्रुक और विल्सन जैसे विद्वानों की सहायता से भगवद गीता, हितोपदेश, शकुंतला, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। 1784 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल का एशिया समाज की स्थापना हुई। एशिया की शोध कार्य नामक पत्रिका को प्रारंभ किया गया। उनके इस कार्य में विभिन्न विद्वानों ने भारतीय इतिहास और सभ्यता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1862 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग के कार्यों में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की। उसके समय में प्राचीन स्मारकों की खोज, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात एक कार्य बढ़ता गया और अंग्रेज विद्वान और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास की खोज में अपना सहयोग प्रदान किया। तो क्या हुआ फिर 1920 में सर जॉन मार्शल और राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। प्राथमिक भारतीय विद्वानों ने डॉक्टर भानदाजी, डॉक्टर भगवान लाल, इंद्रजी, राजेंद्र जी, लाल मित्र, सरारजी भंडारकर जैसे विद्वानों ने सराहनीय काम किया। उसके पश्चात अनेक भारतीय विदेशी विद्वानों ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। उनके प्रयत्नों के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास अपना उचित स्थान प्राप्त कर चुका है। तो अब आते हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत। 3 तरह के साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व स्रोत और कौन कौन से विदेशी यात्राओं के 3 तरह के स्रोत बताए हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशों के विवरण। तो सबसे पहले कौन से आते हैं, अभिलेख। अभिलेख में क्या क्या आते हैं, प्रोफेसर रॉबसन ने लिखा है कि अभिलेख जिस समय जिस देश के होते हैं वे उस समय उस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता देते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय अभिलेखों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को ज्ञान प्राप्त करने में विशेष सहायता प्रदान करी। इनमें से अनेक राजाओं ने इनको लिखवाया। शिलाखंडों, कलाकृतियों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों के रूप में ये हमें अभिलेख उपलब्ध होते हैं। तो इनमें से अनेक को राजाओं ने लिखवाया था। उनमें से उनके आदेश, कीर्ति विवरण, विजय स्मारक, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई भूमि अथवा अधिकारों की व्याख्या करते हुए लिखे गए हैं। मतलब जो भी ताम्रपत्र, मूर्तियां, अभिलेख जो भी हैं वो अधिकांश इनमें से राजाओं द्वारा लिखवाए गए, जिनमें उनके आदेश, कीर्ति विवरण, विजय स्मारक आदि के बारे में वर्णन दिया गया है। तो ये सभी इतिहास को जानने की लाभदायक सामग्री सिद्ध हुए। इनमें से सबसे प्रमुख स्थान किसका रहा, ये राज्यादेशों, कीर्ति विवरण, विजय स्मारक, दान पत्रों द्वारा। और सबसे अशोक के पश्चात मतलब सबसे पहले क्या किसके लिखवाए गए, सम्राट अशोक के लिखवाए गए द्वारा। सम्राट अशोक ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि द्वारा जो सम्राट अशोक ने लिखवाया अशोक के शिलालेख का अभिलेख न केवल उस महान सम्राट के विचारों और व्यक्तित्व को जानने में सहायता देते हैं, अपितु उस समय की भारतीय लिपि और भाषा का ज्ञान भी कराते हैं। मतलब अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि में लिखे गए और ये उस समय की भारतीय लिपि और भाषा का ज्ञान भी कराते हैं। और सम्राट अशोक के पश्चात 2 भागों में बांटा गया, शासकों के अभिलेख और अन्य सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखवाए अभिलेख। तो शासकों द्वारा अभिलेख और अन्य सामान्य व्यक्ति द्वारा अभिलेख। तो शासकों द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां, भूमि अनुदान पत्र आदि आते हैं। सम्राटों की प्रशस्ति में सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख, रुद्रदावन का गिरनार अभिलेख, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और नासिक अभिलेख। तो ये प्रमुख रहे। पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख, बंगाल नरेश विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। तो ये प्राचीन प्रमुख अभिलेख रहे। तो बंगाल नरेश विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, भूमि अनुदान पत्र, तो ये अधिकतर ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। दान दिए जाने का समय, भूमिखंडों की सीमाएं आदि का उल्लेख किया जाता था। शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो ये किसके अधिकांश शासक द्वारा लिखा जाते थे। तो सामान्य व्यक्ति द्वारा भी लिखाए जाते थे, जिसमें क्या क्या होता था, राजवंश का इतिहास, राज्य की सीमाएं, राजाओं के नाम आदि
इनमें होते। तो भूमि अनुदान पत्र अधिकतर ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण है। इन अनुदान पत्रों में भूमिखंडों की सीमाओं के उल्लेख के अतिरिक्त वह समय भी दिया जब ये भूमिखंड दान में दिए गए हैं। इनमें विभिन्न अनुदान पत्रों पर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखवाए गए अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न राजवंशों के इतिहास, उनकी सीमाओं और उनके नामों को जानने में सहायता की है। तो सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखवाए गए उनमें निजी अभिलेख बहुधा मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है, जो मंदिरों पर लिखवाए। सामान्य व्यक्ति द्वारा कहाँ मूर्तियों या मंदिरों पर लिखवाए गए, और इससे मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों के प्रतिष्ठापन के समय स्थापत्य कला, मूर्ति कला, विभिन्न भाषाओं के विकास का पता चलता है। इनमें से कुछ में तत्कालीन शासकों के शासन, उसके पदाधिकारियों के कार्य, तत्कालीन कर व्यवस्था का भी वर्णन है, जिनसे हमें उस समय की राजनीतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। कुछ अभिलेखों से उन तथ्यों की पुष्टि में भी सहायता मिलती है जिनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। मतलब एक आ गया कि सामान्य व्यक्ति द्वारा कहा बहुधा मंदिरों में लिखाया गया, मूर्तियों पे लिखाया गया। इनमें मंदिरों के निर्माण और मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का समय भी पता चलता है। मूर्ति कला, स्थापत्य कला, विभिन्न भाषाओं के बारे में भी हमें पता चलता है। और कुछ तत्कालीन शासकों, उनके पदाधिकारियों के कार्य, कर व्यवस्था का वर्णन भी हमें राजनीतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार विभिन्न अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सातवाहनों का शासक इतिहास मूलतः उनके अभिलेखों पर आधारित है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य राजवंशों के इतिहास को जानने में इस वंश के शासकों के अभिलेखों भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विदेशों में भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। ऐसे में एक अभिलेख है एशिया माइनर में बोगोजकोई नामक स्थान का 1400 ईस्वी का अभिलेख। तो ये अभिलेख अपने यहीं पर होते हैं। अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक